हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का बहुविकल्पी प्रश्न मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें जितने भी सेट हैं 2024 के जितने सेट हैं उसके पूरे बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग एक सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सो ऑन। और उसी तरह 2023 के 2022 से ऐसे 5-6 सालों के हम लोग पूरे सेट कवर करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग पूरा लगाएंगे, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे और तुरंत हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 2024 का सेट 1 का। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। आप लोग के पास बुक अगर है तो उसमें देख सकते हैं, या पेपर पिछला है तो उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त पर एक वृत्त है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त है और ये वृत्त के बाहर कोई बाह्य बिंदु है। उस बिंदु का नाम हमने दे दिया P या कुछ भी नाम। तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक ये स्पर्श रेखा और दूसरी ये, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पहली है और ये दूसरी। 2 स्पर्श रेखाएं अधिकतम हो सकती हैं एक बाह्य बिंदु से, मतलब बी वाला इसका विकल्प सही होगा। फिर बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और यहाँ है मूल बिंदु ओरिजिन। तो यहाँ पर x का मान कितना है 7, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और y का मान है 3, तो 1 2 3, तो इन दोनों पे इधर तरफ x की तरफ 7 चलना है। x का मान 7 तो 7 चलेंगे और y का मान 3 तो ऊपर 3 चलेंगे इसके सामने। तो ये बिंदु मिलेगा 7,3। तो कह रहा है y अक्ष से इसकी दूरी क्या है। इस बिंदु की y अक्ष ये है, ये y अक्ष है। इस y अक्ष से बिंदु की दूरी ये पूछ रहा है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी इसके बराबर है और ये कितना था 7 के बराबर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। या और आसान तरीका, अगर कोई इस तरह बिंदु दिया है, जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला बता देंगे और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाले में बता दिया जाएगा। तो y वाला कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो अगर y अक्ष से दूरी बोलेगा तो पहला वाला कोऑर्डिनेट मतलब x का मान तो कितना होगा 7, तो मतलब C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यदि P साइन थीटा बराबर में दिया है Q कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, P साइन थीटा बराबर Q कॉस थीटा, तो हम साइन के अपॉन में ले आएंगे कॉस। तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा और Q के अपॉन में चला जाएगा P, ये हो गया। तो चाहे तो हम त्रिभुज बना के निकाल लें। tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब होगा। तो tan थीटा के लिए होता है लंब और बटे में आधार। अगर ये लंब है और ये आधार है तो कर्ण कैसे निकलेगा, यानी विकर्ण। तो विकर्ण निकलेगा अंडर रूट में आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। बस ये हो गया। अब पूछ रहा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है। कॉसेक थीटा का मान होता है साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटे में लंब मतलब यहाँ पर क्यू, थीटा के सामने लंब है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, यानी ए वाला विकल्प इसका सही होगा। फिर है tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे करके tan 89 तक इसका मान पूछ रहा है। तो हम लिखते हैं tan 1 tan 2
ऐसे करते करते बीच में चलेंगे tan 3 पूरा चलेंगे आगे तक, tan 3 भी रहेगा, 4 रहेगा और ऐसे चलते चलते बीच में मिलेगा tan 45, फिर और आगे tan 46 लिखते लिखते tan 89 तक आएंगे। तो tan 89 को हम लिख सकते हैं, इसको 88 और ये 89 लिखा है तो पहले 88 है, तो 88 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 2, 90 माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1। ठीक है, बाकी वैसा ही रहेगा, tan 1 tan 2 और भी बीच में मान होंगे, सबको नहीं लिखना है, और ये tan 45। अब tan 90 माइनस 2 यानी 90 है और ये माइनस का ये 2 के स्थान पर क्या है, थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, थीटा मतलब 2 डिग्री। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 1, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, थीटा मतलब 1 डिग्री, थीटा की जगह 1 डिग्री है। तो अब ये यहाँ लिखा है tan 1 गुणे tan 2, ऐसे चलते चलते tan 45 का मान 1 होता है। इसको हम अगर बटे में लिखें तो cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। उसी तरह यहाँ भी cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। इसी प्रकार और भी आएंगे। तो अब ये आखिरी का ये बटे में tan 1 है और ऊपर का tan 1 कट गया, फिर ये नीचे का tan 2 ऊपर का tan 2 कट गया, ऐसे ये आगे से कटते कटते यहाँ तक आ जाएगा 44 तक, और अगर ये पीछे से इस तरह काटते आएंगे तो आगे 46 तक ये कट जाएगा। तो बीच में केवल 1 बचेगा, बाकी सभी कट जाएंगे तो 1 1 1 1 बचेगा। तो 1 को हम लोग सबको गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर 1 ही आएगा, मतलब डी वाला विकल्प सही होगा। उसके बाद कह रहा है यदि ये समीकरण के मूल बराबर हैं तो Q का मान, बहुत बढ़िया, अगर मूल बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। जब मूल बराबर हैं तो बस तुरंत आंख बंद करके b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0 लगा देना है। तो b के स्थान पर यहाँ कौन है 5, और a के स्थान पर कौन है 3, और c के स्थान पर यहाँ है माइनस q बराबर में 0। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 12q बराबर में 0। तो 12q बराबर ये 25 उधर जाएगा माइनस 25, तो q बराबर माइनस 25 बटे 12। तो माइनस 25 बटे 12 मतलब पहला वाला विकल्प सही होगा। उसके बाद समांतर श्रेणी दिया है माइनस 62 माइनस 59 और आगे बढ़ते बढ़ते 7 और 10 तक। तो इसका 11वां पद पूछ रहा है कितना होगा। तो यदि 11वां पद निकालना है तो a11 बराबर a प्लस 10d ये लगाएंगे। जो भी पद पूछेगा उससे कम यहाँ लिखा जाता है। अगर ये पूछेगा 20वां पद 20वां तो यहाँ a प्लस 19d लिखेंगे। अगर 5वां पूछेगा तो a प्लस 4d, मतलब जो पद पूछेगा उससे एक कम यहाँ पे लिखना है। तो हमने 10 से एक कम 11 से एक कम क्या लिख दिया 10। तो 11वां पद a मतलब पहला पद माइनस का 62 अब प्लस 10, d के स्थान पर क्या होगा, d कैसे निकलेगा, इसमें से हम ये घटाएंगे तो माइनस 59 में से घटा देंगे माइनस का 62, पीछे वाले में से इसके आगे वाला घटा दिया जाएगा तो d निकल आएगा माइनस माइनस प्लस का 62 तो आएगा 3। चाहे हम यहाँ से निकाल लें तो 10 में से 7 गया तो 3, तो d का मान है हमारा 3। तो a11 बराबर माइनस 62 और प्लस का 30, तो माइनस 62 में से 30 जाएगा तो माइनस का 32, मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है यदि PE बराबर 0.05 है तो PE बार का मान क्या होगा। PE बार का मतलब PE होता है होने की प्रायिकता और PE बार किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। तो
घटना होने की प्रायिकता और ये पीई बार ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है, ये सूत्र हमें याद रखना है। तो पीई का मतलब होने की प्रायिकता और पीई बार मतलब किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग है 1, 1 के बराबर हमेशा होता है। तो पीई के स्थान पर 0.05, तो पीई बार का हमें मान निकालना है। तो ये 1 में से उधर जाके घट जाएगा 0.05, तो पीई बार बराबर आ जाएगा 0.95। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है एक थैले में 3 लाल हैं, एक थैला है उसमें 3 लाल, लाल मतलब 3 रेड गेंद हैं और 5 काली, काली के लिए हम बी से ब्लैक लिख देते हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। तो गेंद जो है थैले में 3 लाल हैं यानी रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, तो उसमें से एक गेंद निकाली गई है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले कुल संभावना नीचे लिखते हैं, तो मतलब कुल गेंदों को नीचे लिखेंगे। तो कुल गेंदें कितनी हैं, 3 और 5 मिलाकर 8, और उसमें से किसकी प्रायिकता चाहिए, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी है यहाँ पर 3, तो उत्तर आ जाएगा 3/8 मतलब पहला वाला। उसके बाद कह रहा है चित्र में DE मतलब ये रेखा समांतर है BC मतलब इसके, अगर ये रेखा इसके समांतर है तब प्रमेय से क्या कहता है, तो इसमें ये अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो इसका मतलब इसका अनुपात इसके साथ लिया जाए और इस वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, इसको थेल्स का प्रमेय कहते हैं। तो यदि ये भुजा इसके समांतर है तो AD/DB, तो AD का मान 1.3 है और DB का मान 3.9। जैसे AD/DB होगा वैसे ही AE/EC या CE होगा। तो बस ये अनुपात को बराबर रख देना, 13×39 1/3 और यहाँ 1.5 गुणे में बटे में CE, तो ये अब इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 4.5। इसका मतलब डी वाला विकल्प सही होगा। फिर इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है MNL और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो इसमें कह रहा है कि कोण M जो है और कोण Q वो दोनों 70 हैं, तो कोण M जो है 70 है और दूसरे वाले में कोण Q 70 है। PQ बराबर 2 है, ये PQ 2 के बराबर है और QR बराबर 3 है और बताया है ML बराबर 4.5 है, QR बराबर 3। ये सारी भुजाएं जो बताया है इसमें दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से सही होगा, तो इनमें से कौन सही होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो NML समरूप होगा QPR के कि NML समरूप होगा QRP के या NML समरूप होगा PQR के, इनमें से कोई नहीं। तो हमें देखना है, यहाँ पर पहले लिखा है NML, इसका मतलब अगर हम NML को त्रिभुज को अगर हम NML को ले रहे हैं तो देखते हैं इसके समरूप कौन हो सकता है। अब यहाँ पर कोण M जो है बीच में लिखा हुआ है, कोण M बीच में लिखा है और यहाँ पर कोण, अगर यहाँ पर M जो है 70 डिग्री का है तो इसमें Q कितना है 70 डिग्री का, इसका मतलब M के स्थान पर Q होना चाहिए। जैसे यहाँ पर M पर 70 है वैसे यहाँ Q पर 70 है, तो मतलब जैसे यहाँ बीच में M है तो यहाँ बीच में Q होगा। तो अब साइड में यहाँ P और RP होगा या PR होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम 3 को भाग दें 2 से, 3/2 अगर हम करें तो आ जाएगा 1.5। वैसे ही तो 3/2 ये वाली भुजा इसके क्या है संगत है, इसके संगत ये भुजा है और 4.5 को अगर हम भाग दें, 4.5 को हम अगर 3 से भाग दें
तब भी 1.5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा इसके समानुपाती है और ये वाली जो भुजा है वो इस वाले के समानुपाती है। तो बस कहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाली भुजा हमने कलर कर दिया और इधर ये वाली भुजा ये इसके समानुपाती और ये वाली इसके समानुपाती और m q के है। तो जैसे यहाँ m है बीच में वैसे ही q बीच में होगा। अब देखते हैं कहाँ शुरू हुआ, n से n m l पर, तो वैसे ये यहाँ से शुरू होगा p q r, त्रिभुज p q r, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समानुपाती है। ये n से शुरू हुई और ये p से शुरू हुई और उसी तरह ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, तो ये L पर ख़त्म हो रही है और ये यहाँ R पर ख़त्म हो रही है, तो PQR। तो PQR मतलब C वाला इसका सही विकल्प होगा। उसके बाद 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। r मतलब त्रिज्या, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, व्यास। तो त्रिज्या का जब आधा करेंगे, त्रिज्या है 1/2, उसका भी आधा करेंगे। आधा मतलब 2 से गुणा करना या 2 से भाग देना, एक ही बात है। तो 1/2 से चाहे गुणा कर दे तब भी आधा हो जाएगा, या तो 1/2 में हम 2 का भाग करें तब भी वही है, इधर गुणा होकर आ जाएगा। 1/2 गुणे 2 मतलब 1/4। तो कहने का मतलब यही है कि जो त्रिज्या है, जो व्यास हमें दिया है 1/2, उसका आधा करेंगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी हमारी 1/4, उसका वर्ग कर दिया जाएगा। तो बस हो गया, 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16 आएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब π/4। तो π/4 मतलब बी वाला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब r का मान है 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तो कह रहा है संगत चाप की माप होगी, तो ये चाप की माप पूछ रहा है। चाप की लंबाई हम मान लेते हैं L है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, कोण बराबर, कोण जो थीटा है बराबर चाप और बटे त्रिज्या। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, L बराबर थीटा गुणे R। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि कोण रेडियन में होना चाहिए। तो ये तो डिग्री में है, तो पहले डिग्री को रेडियन में बदल लें π/180 से गुणा करके, क्योंकि ये जब सूत्र लगता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो इसमें कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो ये डिग्री में है, तो π/180 से पहले गुणा करेंगे और रेडियन में इसको बदल लेंगे। 30 से 180 काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर π/6 और त्रिज्या कितना है, 6। तो ऊपर से 6 और नीचे 6 कट जाएगा, तो चाप आ जाएगा पाई सेंटीमीटर, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो एक वृत्त खींचेंगे, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खींची गई स्पर्श रेखा PQ, उस पर एक स्पर्श रेखा PQ खींचना है और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। जो केंद्र O है उस केंद्र से हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो Q पर मिलती है। तो ये यहाँ पर इसको हम खींच ले रहे हैं Q, और बताया इसमें कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचने को कहा है, तो ये हम खींचने दे रहे हैं स्पर्श रेखा PQ, और केंद्र से Q की दूरी बताया है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। और अगर हम
यहाँ पर केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो एक हमने प्रमेय पढ़ा है कि जब केंद्र से ये त्रिज्या खींची जाती है तो ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्या हमारी है 5 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई निकालकर बताना है। तो PQ की लंबाई कैसे निकलेगी? ये 90 के सामने क्या है? 90 के सामने भुजा होती है कर्ण, और ये इसको लंब मान ले, इसको आधार। तो ये अगर आधार है तो आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 90 के सामने कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। तो ये है 144 माइनस 25, तो अंडर रूट में 119, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। कह रहा है संख्याओं 182 और 78 का HCF होगा। तो 182 को हम लोग गुणनखंड बना लें, जैसे गुणनखंड बनाया जाता है। 182 को 2 के टेबल से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये अब या तो 7 से कटेगा या तो 13 से। तो 13 से काटे तो 13 7 91, फिर 7 से कटा तो ये बनेगा 2 गुणे 13 गुणे 7। उसी प्रकार हम 78 का गुणनखंड बनाएं। 78 को 2 से हम काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 9, फिर ये 13 के पहाड़ा से कटेगा, 13 तियां 39, फिर 3 से ये कट जाएगा। तो 2 गुणे 13 और गुणे में यहाँ पर 3। तो HCF यदि निकालना है तो दोनों में क्या कॉमन है वो लिया जाता है, कॉमन वाला पोर्शन। तो यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, मतलब दोनों में है। और क्या है दोनों में? 13 दोनों में है। जो चीज़ दोनों में है वही HCF निकलेगा। 2 दोनों में मैच कर रहा है वो हमने लिख लिया, 13 दोनों में मैच कर रहा है वो हमने लिख लिया। अब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 13 26, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है और उसके आधार की त्रिज्या हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा है वो पाई के रूप में उत्तर दे रहा है। तो हम पाई के रूप में ही उत्तर निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। तो 2 हम पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि पाई के रूप में उत्तर है। R का मान है 3.5 और गुणे 8.4। तो इनको बस गुणा कर लेना है, हो जाएगा। तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा और 8.4। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8, हाथ लगे 2, 7 8 56 और 2 58, एक अंक के बाद दशमलव, और ये हम पाई बाद में लिख दे रहे हैं। तो 58.8, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या बताया है 4 सेंटीमीटर, R बराबर, और केंद्र का कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई R² गुणे थीटा बटे 360। पाई के रूप में उत्तर दिया, इसलिए हम पाई का मान नहीं लिखेंगे, R की जगह लिखेंगे 4 का वर्ग, R की जगह 4। थीटा का मान है 60 बटे 360। तो ये से ये हमने काट दिया और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और ये हो जाएगा बटे में 6। अब इसको हम काटते हैं 2 के पहाड़ा से, तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो ये 8 पाई बटे 3, 8 पाई बटे 3, मतलब सी वाला उत्तर इसका सही होगा। उसके बाद ये समीकरण का विवित्तकर निकालना है। विवित्तकर का सूत्र b² - 4ac। b का मतलब होता है x का गुणांक, तो x के गुणे में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और -4a, a मतलब x² के गुणे में कौन है? कोई नहीं है, मतलब 1 होगा, और c जो है वो नंबर, यानी ये अचर पद, तो c के स्थान पर है -1। तो ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, 4 एकम 4, तो 4 1
5 उत्तर इसका आएगा, लेकिन इसमें दिया है -5। अब -5 ये उत्तर गलत दिया है, 5 उत्तर आना चाहिए। उसके बाद द्विघात समीकरण इतने के मूलों का योगफल निकालना है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले x² वाला और उसके बाद फिर x वाला और उसके बाद संख्या वाला आखिरी में। पहले x² वाला लिखेंगे, फिर x वाला, फिर संख्या वाला लास्ट में। मूलों का योगफल होता है -b/a। b के स्थान पर कौन है? -4 और a के स्थान पर कौन है? 4। तो माइनस माइनस प्लस का 4/4 तो कट के आ जाएगा 1, मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 19 है, इसमें सारणी का माध्य पूछा है। तो इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर बनाएंगे तुरंत भाई, बहुविकल्पी को बहुविकल्पी की तरह करेंगे। यहाँ पर xi और यहाँ fi। xi कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, यहाँ से xi और यहाँ से fi जोड़कर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 15, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20, 30, 50 और 2 से भाग देंगे तो 25। उसी तरह 30, 40 को जोड़ देंगे 70/2 और फिर इसको जोड़ेंगे 90/2 और उसके बाद यहाँ fi लिखना है 4, 7, 5, 8, 6 और यहाँ xi गुणे fi दोनों का गुणनफल लिखना है हम लोगों को। तो गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 35 गुणे 8 करेंगे तो 35 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंच 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 280 और 45 को हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 270। 45 गुणे 6, 6 35 और 6 चौक 24, 3 27। फिर इसका हम योगफल करेंगे तो 5 5 10 का 0, फिर हासिल 1 आ गया तो ये हो गया 3 2 5, 5 8 13, 13 और 7 20 का 0, हाथ लगे 2, 2 1 3 1 4, 2 6 2 8। ये हो गया, ये xi fi का योग है और इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 और 5 हो जाएगा 16, 16 और 8, 16 8 24, 24 और 6 30। बस इसमें इससे भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा 800/30। ये हमने भाग दिया 80/3। 80 का जब 3 भाग करेंगे तो 26.66 आएगा, मतलब बी वाला उत्तर ठीक होगा। उसके बाद इसका माध्यक वर्ग पूछ रहा है। माध्यक वर्ग जब पूछता है तो उसके लिए हम लोग को संचयी बारंबारता के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, जिसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। तो ये है, और यहाँ पर f का मान दिया है, ये f है, f दिया है 8, 6, 11, 18, 6। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बनाएंगे। 8 का 8 रहेगा, फिर 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में हम 11 जोड़ देंगे 25, 25 में फिर हम 18 जोड़ेंगे तो 25 और 10 35, 40, 3 43 आ जाएगा। 43 में फिर हम 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49। ये 49 और इसका योग भी 49 होना चाहिए। 8 6 14 हो जाएगा, 14 11 25, 25 5 30 1 31, 31 और 10 41 और 8 49 ये आना चाहिए। इसका योग और ये अंत वाला बराबर होता है। तो अब ये जो 49 आया है इसको हम 2 से भाग देंगे, तो 49 को 2 से भाग दे दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 24.5। अब देखना है 24.5 कहाँ आ रहा है। तो हमारा 24.5 14 और 25 के बीच में आएगा, 14 और 25 के बीच में। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसी के सामने यहाँ चलना है, जो वर्ग अंतराल मिलेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल 20 30 होगा, मतलब बी वाला विकल्प इसका सही होगा।